हेलो बच्चों, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि 2024 और 25 का हमारा क्लास 12 का, क्लास 11 का सीए फाउंडेशन का सभी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने एक दिन अपने पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया कि हमको क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, स्ट्रीम मटेरियल क्या क्या प्रीफर किए जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोगों को दो बुकें पढ़नी है। ठीक है, पहली बुक में पार्टनरशिप एंड दूसरी बुक आपकी क्या है, कंपनीज अकाउंट की है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में या पहले बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बात आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कमर कस के एक साथ तैयार होके आज से हमारे साथ जुट जाओ और हेडिंग डालो पहला अपना पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखोगे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, मेरिट और डीमेरिट क्या है, एक्सेट्रा, इन सभी बातों को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एकदम ब्रीफ में। ठीक है, तो देखोगे बेटा, जब भी आप पार्टनरशिप पढ़ोगे देखोगे पार्टनरशिप का कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, तो ध्यान रखोगे ये किसके हाथ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हाथ में। ठीक है, फिर देखेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए ये कौन है आपके, ये मान लीजिए हैं आपके ए, बी और ये सी है। ठीक है, ए, बी और सी ने मिलकर क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट। ठीक है ना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये सभी लोग जानोगे। देखोगे बेटा, एग्रीमेंट का मतलब होता है यहां पर देख लो, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर किसी सब्जेक्ट मैटर पे अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती हैं तो वो मेरा एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट को देखिए यहां पर डिफाइन किया गया। ठीक है, देखोगे ये मिस्टर ए है आपके और ये कौन है, मिस्टर बी, ये एग्री करें। ठीक है, किसी भी बात पर, है ना। तो देखोगे यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट पार्टीज की कितनी होती है, 2 होती है ना। जैसे आप पढ़ोगे पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें कम से कम 2% की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर इसमें मैक्सिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी बेटा, मैक्सिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट 50 होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीमेंट में कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टीज चाहिए जो सेम सेंस हो। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब होता है जिस बात को आप बोल रहे हो सामने वाला पार्टी भी उसी बात के रिलेशन में अपनी कंसेंट को प्रोवाइड करा है। ठीक है, देखेंगे फिर सब्जेक्ट मैटर सेम हो आपका। सब्जेक्ट मैटर मींस क्या हो गया, सपोज दैट मिस्टर ए के पास 2 कार है। ठीक है ना, एक कार नंबर 1 और कार नंबर 2। ठीक है ना, ये देखोगे आप फर्स्ट कार है, सेकंड कार है। मिस्टर ए आप पहली कार को बेचने को कह रहे हैं मिस्टर बी से, है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, पहली कार है। बट अगर वो दूसरी कार को समझ लेता है तो यहां पर देखिए सेम सेंस होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो आपको इन दोनों बातों को समझना है। ठीक, कि जिस बात से रिलेटेड वहां पर एग्रीमेंट से बातें चल रही हैं उसी के बारे में सामने वाली पार्टी अपनी कंसेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वही बोला गया, जब 2 या एटलीस्ट 2 पार्टी सेम सेंसेस सेम सब्जेक्ट मैटर पर अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती है, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, एंड पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है वो कहां से एग्जिस्ट करता है बेटा, ध्यान रखोगे यहां से आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, वो आपको एग्रीमेंट से ही एग्जिस्ट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट यहां पर देखोगे, है ना। तो पहली बात क्या है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, देखोगे ये जो एग्रीमेंट है आपका, ये एग्रीमेंट किसके बीच में है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अभी मैंने आपको बताया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50। ये जो 50 का मैक्सिमम लिमिट है, ये लिमिट लगाया किसने है, ये लगाया द कंपनीज एक्ट 2013 ने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एक सेक्शन है 464 क्लॉज 1, है ना, उसने ये लिमिटेशन लगा दिया। ऐसा लिमिटेशन क्यों लगा बेटा, क्योंकि देखो उस समय कंपनीज एक्ट नया नया आया था तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 100 थे, नहीं तो उस समय इसको 100 उठा के रखा गया था। ठीक है, तो आओगे देखोगे तो पहली बात आपकी निकली, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, है ना, जिसमें आप क्या करते हो, शेयर करते हो प्रॉफिट को, है ना। यहां पर देखो प्रॉफिट आप किस रेशियो में शेयर करते हैं, अग्रीड रेशियो में।
व्हाट इज मीन बाय अग्रीड रेशियो? जो एग्रीमेंट में डिसाइड होता है रेशियो, दैट इज नोन एज एग्रीड रेशियो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे, जो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं, वहां पर कहीं भी लॉस को शेयर करने की बात नहीं की गई है। वहां पर कहीं भी लॉस को शेयर करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए प्रॉफिट का जो टर्म है, इसमें आपने लॉस को भी इंक्लूड किया है। लॉस मींस क्या होता है बेटा? आपका निगेटिव प्रॉफिट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द लॉफुल बिजनेस। यहां पर देखोगे अगली बात क्या है? ये अगली बात है आपका लॉफुल बिजनेस। यहां पर लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? जो बिजनेस आपका क्या है? लीगल है। जो बिजनेस क्या है आपका? एथिकल है। और जो बिजनेस क्या है आपका? मोरल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लीगल का मतलब क्या है? जो रूल रेगुलेशन, जिस कंट्री में आप रहते हो वहां के रूल एंड रेगुलेशन को, वहां के एक्ट को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को फुलफिल करता हो और फॉलो करता हो, ठीक है। फिर जब भी बात करेंगे आप एथिकल, एथिकल मीन्स क्या होता है? आप कल के समोसा, मान लो मैं एक समोसा का व्यापारी हूं, है ना, भैया बिजनेस करते हैं, सेलर हूं, ध्यान रखो, कल का जो बासी समोसा है उसको मैं आज सेल करता हूं, क्या ये एथिकल बिहेवियर है? ठंडी के समय में, गर्मी में तो खराब हो जाएगा, कोई आदमी पहचान नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये हमारा एथिकल बिहेवियर नहीं है ना। मान लो ये प्रिंस है, प्रिंस का रेड मिर्च का बिजनेस है ना, वो लाल मिर्च बेचता है। लाल मिर्च में वो क्या कर रहा है? रेड कलर के ईंटों के पाउडर को मिक्स करके उस ईंट को बेच रहा है। क्या ये एथिकल बिहेवियर है? तो ध्यान रखना है हमको, जब भी आप बिजनेस करोगे, बिजनेस लीगल हो, है ना, एथिकल हो। एथिकल्स का मतलब क्या हो? वो समाज के, सोसाइटी के एथिक्स को भी फॉलो कर रहा हो, ठीक है। फिर देखेंगे मोरल, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को फॉलो करता हो, ठीक है, विच इज कैरिड ऑन बाई ऑल। यहां पर ध्यान रखोगे, जो बिजनेस, मान लो यहां पर ए एंड बी है, ये दोनों मिल के चलाएं, है ना। मान लो ए कहीं बाहर गया है, बी काम कर रहा है, ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो जो बिजनेस सब चला रहे हो या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी पूरी पार्टनरशिप की डिफिनीशन हो गई है। देखोगे इस डिफिनीशन को सेक्शन 4 में बताया गया है ना, वही बातें यहां पर आपकी आई है। क्या है? अब अगर आप चाहो इस डिफिनीशन को तोड़कर लिखने का एक ही रीजन था, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखेंगे वही बात यहां पर लिखी गई है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। मोर पार्टी में 50, मिनिमम पार्टी में कितनी? 2, ठीक है। जो क्या करता है? टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करता है? आपको पता ही है, अग्रीड रेशियो में शेयर करता है। ऑफ द लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस में अभी मैंने 3 बातें बताई, एथिकल, मोरल और लीगल, तीनों बातों को उसको फॉलो करना है। विच इज कैरिड ऑन बाई ऑल। जो बिजनेस सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो, ठीक है। यही हमारी पार्टनरशिप की डिफिनीशन हो गई है, ठीक है। फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में वही बातें हैं, हमने आपको बार बार जब भी पढ़ाया एक बात बोला है, आप अपने डिफिनीशन का एनालिसिस करो। जब भी आप एनालिसिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, या फीचर्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात देखो, इसमें एग्रीमेंट मिला हमको, यहां पर लिखा है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, है ना। कहां से एग्जिस्ट करेगा बेटा? फ्रॉम एन एग्रीमेंट, है ना। आपको मैंने बताया था ये एक मकान, इसमें 2 फ्लोर है ना, ये रामू है और ये श्यामू है ना। ये दोनों 20,000 के रेंट को 50-50 डिवाइड कर देते हैं, 10,000 ईच, ठीक है। क्या ये पार्टनरशिप है? ध्यान रखोगे ये पार्टनरशिप नहीं है। आपका क्वेश्चन है क्यों? तो ध्यान रखो इसमें, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब आपका सवाल ये बेटा, अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो ये है क्या? देखोगे ये एग्रीमेंट नहीं था तो ये पार्टनरशिप नहीं है, तो ध्यान रखोगे ये क्या था? ये था आपका को ओनरशिप, ठीक है ना। ये क्या था आपका? ये आपका था को ओनरशिप। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का रिलेशन कहां से एग्जिस्ट करता है? एग्रीमेंट से। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप, एग्रीमेंट है पार्टनरशिप, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, इस बात को आपको पता ही है। मैक्सिमम का लिमिटेशन किसने लगा दिया बेटा? द कंपनीज एक्ट 2013 का, है ना, एक सेक्शन है 464, उसका क्लास है 1, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस की बात करता है। फिर देखेंगे
अगर आपके पास पार्टनरशिप फंड में बिजनेस ही नहीं है, आप किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे? ठीक है, तो लीगल नेसेसिटी में एक बात और ध्यान रखना है हमको, क्या ध्यान रखना है कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना भी बहुत जरूरी है। फिर म्यूचुअल रिलेशन, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशन? म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखोगे म्यूचुअल रिलेशन का मतलब है पार्टनर्स के आपस के रिलेशन। ठीक है, यहां पर आपको पता है जितने भी डिसीजन होते हैं वो आपस में कंसेंट के बाद ही होते हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहां पर लिखा गया है म्यूचुअल रिलेशन, आपसी सूझबूझ सहमति जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रॉफिट मोटिव है ना, डिफाइन करेंगे इसको सभी लोग, अपने से एक बार बताने की कोशिश करोगे। देखोगे नॉन प्रॉफिट मोटिव से हम पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी हमारा नॉन प्रॉफिट मोटिव है तो हम पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस उस पर्पज के लिए नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट मोटिव से मतलब है हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है बिजनेस का वो डिफाइन होना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, फिर देखोगे यहां पर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर, है ना। अभी मैंने बात किया था, ए था और बी था, बी की तबीयत खराब है, ए सारा काम कर रहा है। ठीक, इस दौरान जब पूरा ए काम करता है, ए कौन है? एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इन दोनों में आपस में प्रिंसिपल एंड एजेंट, मालिक एवं अभिकर्ता, नौकर का संबंध कभी कभी पाया जाता है। ठीक है, देखोगे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की बात करता है, यहां पर सबसे बड़ी डिमेरिट भी है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सब, या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके, अपनी टीबी बीबी सब बेचकर उस लाइबिलिटी को कंप्लीट करना पड़ता है। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डिमेरिट में भी आती है, ये फीचर्स तो है ही आपका। ठीक है, फिर ओनली ऑन इंडिविजुअल कैन अ पार्टनर। ठीक है, यहां पर देखोगे केवल इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। ये मिस्टर राम है, ये पार्टनर बन सकते हैं, बट ये राम की फर्म है ना, राम्स एंड कंपनी। तो राम्स एंड कंपनी क्या है? ये फर्म है, ये पार्टनर नहीं बन सकती क्योंकि ये इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन नहीं है, बट राम पार्टनर बन सकते क्योंकि ये कौन है? आपके नेचुरल पर्सन है। ठीक है, आगे देखोगे फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। यहां पर जब भी आप बात करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल की, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन कैपिटल देगा उसी को पार्टनर बनाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसके पास, देखो जब भी एक पार्टनरशिप फर्म का एस्टेब्लिशमेंट करते हो, है ना, क्यों करते हो? इसके पहले आप देखोगे कि सोल ट्रेड चल रहा था। सोल ट्रेड में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। एक सिंगल पर्सन इसका कैपिटल लाए, एक सिंगल पर्सन क्या करे? इसके प्रॉफिट को कवर करे, लॉस को कवर करे, मैनेजमेंट स्किल, है ना। तो सारा जो लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, ऐसे दारोमदार जिसको कह सकते हो, वो केवल एक ही पर्सन पर था। ठीक है, तो इसी का एक न्यू, है ना, न्यू एरा आया और हमने क्या किया? एक फर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पर कई तरह के लोग हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास मैनेजरियल इफिशियंसी है ना, किसी के पास अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज है ना, किसी के पास और अदर एक्टिविटीज का पावर है। तो इन सबको मिलकर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, उसी कॉम्बिनेशन का नाम रखा गया पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखेंगे फिर आगे हम लोग मेरिट्स और एडवांटेजेस क्या है इसकी, बताएं सब लोग। मेरिट्स में इजी टू स्टार्ट, पहला जो आपका मेरिट है इजी टू स्टार्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन या लीगल नेसेसिटीज जो है वो बहुत कम से कम है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है आपका मन करता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका मन नहीं करता तो आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए लिखा गया इजी टू स्टार्ट। फिर सफिशिएंट कैपिटल की बात करता है, कई लोग रहते हैं ना, ए बी सी डी, कई लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर उनके पास क्या है, एक ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सफिशिएंट कैपिटल। फिर हम लोग देखेंगे मोर क्रेडिट फैसिलिटीज की बात है ना, कई लोगों के होने की वजह से अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज आपको और ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटियां प्रोवाइड हो जाती। ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, देखोगे कई लोग होने की वजह से किसी के पास कैपिटल का अच्छा कॉम्बिनेशन है, किसी पर मैनेजमेंट का है ना, किसी के पास क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है, तो सबका मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होता है, इसीलिए मैनेजमेंट स्किल भी यहाँ पर हो जाता है। और जब सब लोग मिल जाते हैं तो बैलेंस डिसीजन होता है ना,
है, सब लोग अपना अपना बेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, देखोगे यहां पर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर के साथ लिए जाते हैं। ध्यान रखोगे तो सबकी, जब तक यहां पर कंसेंट प्रोवाइड नहीं हो जाती है तब तक डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्रेसी की। सेक्रेसी का मतलब क्या है, जितनी भी बातें होती हैं वो आपस में किसके बीच होती हैं, पार्टनर्स के बीच होती हैं। ध्यान रखोगे, इसीलिए इसमें सेक्रेसी बनी हुई है। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटीज की हम लोग बात करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है ना, अभी हम लोग बात करते हैं मेरिट, तो मेरिट भी यही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मेरिट ये है कि फर्म के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो इंपैक्ट किसके ऊपर चला जाता है, पार्टनर्स के ऊपर, ये इसकी मेरिट है ना। डीमेरिट क्या है, क्योंकि उसका इंपैक्ट पार्टनर्स के ऊपर पड़ता है जबकि पड़ना चाहिए फर्म के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज। फिर प्रोटेक्शन टू माइनर, आप पढ़े होंगे बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, तो हमारा लॉ ऐसा है 100 गुनहगार छूट जाए बट एक बेगुने की सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, माइनर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये केवल माइनर को पार्टनर बनाता है ओनली फॉर द प्रॉफिट, है ना। अदर चीजों में माइनर को पार्टनर नहीं बनाता है, इसलिए क्या है, ये माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी ना हो के वो वॉलंटरी है ना। तो ध्यान रखोगे, इसका भी अपना डिमेरिट, अगर आपका मन करता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग यहां पर देखेंगे। फिर यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डीमेरिट्स की, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे पार्टनरशिप का डीमेरिट क्या है। डीमेरिट में देखोगे डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है, ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर लेट डिसीजंस, यहां पर देखो कई लोग के होने की वजह से कभी कभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाता है। फिर लॉस बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज, है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटीज होने की वजह से पार्टनर्स के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ होता है ना, इस डर की वजह से क्या होता है भाई, लॉस भी होता है उनको, है ना। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन अमंग द पार्टनर्स, कभी कभी जो पार्टनर्स हैं आपस में दो गुट या गुटबाजी कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट एराइज होने का खतरा रहता है या होता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कैपिटल, कई लोग होने की वजह से सबके पास अलग अलग एफिशिएंसी होती है, जरूरी नहीं फिर भी आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल हो और लिमिटेड लायबिलिटी हो, है ना। तो इसलिए क्या है, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो जितने पार्टनर है वहां तक ही, है ना, लिमिट उसका लगा हुआ है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कैपिटल है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, है ना। देखोगे जो चीजें पार्टनर्स के साथ जुड़ी हुई है, जैसे आपको पता है पार्टनरशिप फंड इंसॉल्वेंट होगा, आपको उसको कवर करना है, ये चीजें क्या आपके साथ जुड़ी हुई है ना। कोई पार्टनर है वो कुछ गलत काम करेगा, उसका इंपैक्ट सभी पार्टनर के ऊपर पड़ेगा, है ना। तो इन सभी चीजों को देखोगे आपस में को रिलेट किया गया, इसीलिए इसको बोला गया रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। फर्म से अगर कोई चीज जुड़ी है तो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। इनस्टेबिलिटी मीन्स किसी पार्टनर के आने जाने या दुनिया के जाने से क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फंड का डिसोल्यूशन हो सकता है, तो इसीलिए बोला गया है इनस्टेबिलिटी है यहां पर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस, कभी कभी पार्टनर्स में आपस में नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें रही आपकी मेरिट और डीमेरिट से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम लोग एक अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में देखोगे, पार्टनरशिप डीड क्या है, इसको नाम दिया गया लीगल डॉक्यूमेंट, है ना। तो लीगल डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया, सभी लोग आज ए हैं बी हैं, अच्छा इनमें बन रहा था, तालमेल था, इन्होंने क्या कर लिया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, अपना बिजनेस का नेचर एक्सेप्ट किया, जो भी था, अदर जो भी टर्म कंडीशन थी सब पार्टनर में डिसाइड हो गया, है ना। इसको क्या किया गया, एक रिटन पेपर में तैयार कर लिया गया, उसी रिटन पेपर का नाम क्या रखा गया, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो देखो कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखते हो, सभी पार्टनर का आपस में जो म्यूचुअल कंसेंट होता है, जैसे उनका कैपिटल क्या है, उनका एड्रेस क्या है ना, उनका पार्टनर्स अकाउंट किस टाइप से बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, लोन पर क्या रेट होगा, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने समय के लिए मेंटेन करेंगे, बिजनेस का नेचर क्या होगा, इस तरह की जो भी बातों का डिस्कशन होता है वो सभी बातें जिस
डीड या डॉक्यूमेंट में लिखते हैं उसी का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट से रिलेटेड सभी बातों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे यहां पर पार्टनरशिप डीड को कहते क्या है ना। देखो यहां पर पार्टनरशिप डीड को हम लोग कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हो क्योंकि जब भी पार्टनर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, इसी डॉक्यूमेंट के बेस पर जजमेंट दिया जाता है, उसी जजमेंट के बेस पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका बोला गया है लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें सभी टर्म्स और कंडीशन को जो किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप से, आइदर ओरली और रिटनली मेंशन किया जाता है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीड ऑफ पार्टनरशिप और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको आप डीड ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पर जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब क्या करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने का मतलब ही क्या है, आप फ्रीली कंसेंट प्रोवाइड कर दियो, आप पार्टनरशिप फर्म में इंटर कर लिए हो, ठीक है। तो ये बात है हमारे पार्टनरशिप डीड की। यहां पर देखेंगे ये कंटेंट है हमारे पार्टनरशिप डीड के। देखोगे कंटेंट की जब भी बात करोगे इस डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं, जैसे अभी हम लोग बोले थे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के क्या नेम एंड एड्रेस है, स्कोप क्या है पार्टनरशिप फर्म का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना पैसा सभी पार्टनर ने मिलाया है, ड्यूरेशन क्या होगा उस पार्टनरशिप फर्म का, लोन कोई पार्टनर देगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज क्या है पार्टनर्स की, फिर ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या बातें हैं, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट, अकाउंट कितने तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, है ना, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग किस मेथड से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्या ट्रीटमेंट है, गुडविल के ट्रीटमेंट के 4 मेथड, उसमें से कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है। ये सभी बातें यहां पर डिस्कस करनी है हम लोग को। फिर यहां पर बता रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, है ना, किस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, है ना। अगर कोई रेशियो है अच्छा है, नहीं होगा तो इक्वली होगा, ठीक है ना। फिर पार्टनर सैलरी कमीशन, रेम्यूनरेशन कितना किसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी बात रहेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा, पार्टनर्स के डेथ का क्या ट्रीटमेंट है, गार्नर वर्सेस मूरे का रूल अप्लीकेबल होगा या नहीं, ये सभी बातें ध्यान रखनी है हमको। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड ये कंटेंट है हमारे, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है हमारा छोटा सा, उसमें आप इतनी बातों को पढ़ेंगे और अब धीरे धीरे हम लोग अपनी थ्योरी के टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में आपके साथ लगातार प्रेजेंट करते रहेंगे। तब तक के लिए द कॉमर्स सबसे शिवम तिवारी का बाय बाय।